अभी कुछ दिन के पहले गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने आत्महत्या कर लिया। पता होगा सबको। बताओ, आपके मध्य प्रदेश से दो घटनाएं आई हैं। भोपाल से घटना आई है, 14 साल का इकलौता लड़का था, छलांग लगा दिया, खत्म हो गया। क्यों? माता पिता ने मोबाइल छीन लिया, गुस्से में जाकर आत्महत्या कर ली। 3 सगी बहनों से माता पिता ने मोबाइल छीन लिया, जाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये जो समस्या आई कब? कोविड के समय। कोविड के समय फोन देना मजबूरी हो गई, फोन से पढ़ाई शुरू हुई, फोन बच्चों को दिया गया और वो फोन अब परिणाम दिखाई दे रहा है 4 साल के बाद, कोविड जाने के बाद, कि लोग मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, ऑनलाइन गेम के एडिक्ट हो चुके हैं। और वो दुष्परिणाम ये है कि लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले भारत में है, लगभग 100 करोड़ लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। 2025 में 75 करोड़ मोबाइल फोन बिका है भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बिका है। 50 करोड़ लोग यूट्यूब देख रहे हैं, 50 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना चुके हैं, 10 करोड़ लोग ट्विटर यूज कर रहे हैं, लगभग 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमारे देश में एक डिजिटल क्रांति आई है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयत, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। ज्यादा भोजन भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन हमने चीजों को कंट्रोल करने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं किया। नतीजा यह है, आज की डेट में लाखों माता पिता अपने उन बच्चों से परेशान हैं जो 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल पे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। लाखों बहन बेटियां अपने पतियों से परेशान हैं जो सारा काम धाम छोड़ के दिन भर केवल और केवल रील देख रहे हैं। लाखों बच्चे अपने बाप से परेशान हैं, वो काम धाम छोड़ के केवल और केवल मोबाइल देख रहे हैं। इस मोबाइल के अति के कारण शारीरिक बीमारियां पैदा हो रही हैं। आंख की बीमारी पैदा हो रही है, हाथ की बीमारी पैदा हो रही है, गर्दन की बीमारी पैदा हो रही है, अनिद्रा बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, सरदर्द बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। और तो और इस ज़्यादा मोबाइल के कारण नपुंसकता बढ़ रही है। इस ज़्यादा मोबाइल के कारण बाजूपन बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आज तक इस पर चर्चा नहीं हुई। मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम सब लोग इस बात से सहमत हैं कि जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं इनको ठीक करना चाहिए, तो हम सब लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। सामने वाले बैठे वालों से हम नहीं बात कर रहे हैं, मुझे पता है आप सब लोग तो लखन दादा के मानने वाले हैं, आप लोग तो प्रखर हैं, आप तो मुखर हैं, आप तो हर बात को सत्य बोलते हैं। मैं तो बाकी लोगों से भी कह रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो 5-7 करोड़ लोग तक पहुंचेगा। अब समय आ चुका है कि जैसे कोविड का वायरस रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया था, कम से कम 1 महीने के लिए भारत में डिजिटल लॉकडाउन लगा दिया जाए। 1 महीने के लिए ऑनलाइन गेम बंद कर दिया जाए, 1 महीने के लिए फेसबुक बंद कर दिया जाए, 1 महीने के लिए यूट्यूब को कम से कम कंट्रोल कर दिया जाए। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया में कानून बना है कि 16 साल तक के बच्चे यूट्यूब देख ही नहीं सकते, 16 साल तक के बच्चे फेसबुक पे अकाउंट नहीं बना सकते, 16 साल तक के बच्चे ट्विटर पे अकाउंट नहीं बना सकते, 16 साल तक के बच्चे इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं हमें भी इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन, हमारे छोटे बच्चे जिस तेजी के साथ बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये एक तरीके से महामारी का रूप ले लेगा और लगभग ले चुका है। अगर माता पिता के मोबाइल छीनते ही लोग आत्महत्या करना शुरू कर रहे हैं, बच्चे छलांग लगाना शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने, जो मोबाइल का एडिक्ट हो गया था, पत्नी ने बोला मोबाइल छोड़ दो, कुछ काम धाम कर लो, घर में राशन नहीं है, उसने पत्नी का पेट फाड़ दिया। जयपुर में एक माँ ने अपने बच्चे को, जो 10वीं में पढ़ता था, उसको बोला बेटा थोड़ा होमवर्क कर लो, उसने माँ की हत्या कर दिया। अभी 14 साल का वो चौरसिया, यही भोपाल का रहने वाला है। 4 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। माता पिता ने मोबाइल छीना, इकलौता लड़का था, उसने आत्महत्या कर लिया। गाजियाबाद में 3 सगी बहनें जो लगातार फेल हो रही थी, 2 साल से अपनी क्लास में फेल हो रही थी, लगातार ऑनलाइन गेम खेल रही थी। माता पिता ने मोबाइल छीना, 3 की तीनों सगी बहनों ने 7वीं मंजिल से छलांग लगा दिया। यह और ज्यादा ना हो, इसलिए इसी को कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि अब एक डिजिटल लॉकडाउन लगाया जाए। इसके अलावा कम से कम एक कानून बनाया जाए। अच्छा, ये तो हो गया ऑनलाइन।
जिस तरीके से ओटीटी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है, फुहड़ता परोसी जा रही है, नग्नता परोसी जा रही है, जिस तरीके से फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, ओटीटी के माध्यम से हमारे रिश्तों को तार-तार किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति मजबूत करो, भारत की परंपराओं को मजबूत करो। ये अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता ये जो चल रहा है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल करना किसका काम है? जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है। इसलिए मैं आज, चूंकि समस्या पूरी राष्ट्र की है, पूरे देश की है, आपके सांसद जी आए नहीं इंदौर वाले, नहीं तो मैं उनसे आग्रह करता कि संसद का सत्र चल रहा है, जरा आवाज उठाइए। हो सकता है वो संसद में ही होंगे, यहाँ नहीं आए होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए मैं उनको फोन करके बोलूंगा। लेकिन अब समय आ चुका है कि सभी देशवासी अपने अपने सांसदों से बात करें, संसद में यह मुद्दा उठवाएं। ओटीटी को, अश्लीलता को कंट्रोल करने के लिए, नग्नता, फुहड़ता को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाना जरूरी है। नहीं तो अभी आज की डेट में लगभग साल में 2 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं या दूसरों को मार रहे हैं। अगर इसको नहीं रोका गया, ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। एक दूसरी समस्या जिस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, आज गुरुदेव, सुबह मैं एयरपोर्ट से उतरा, तब से हम साथ में ही थे, उज्जैन दर्शन करने गए। आजकल एक गौ संरक्षण आंदोलन शुरू किया है देश संत समाज ने मिलकर। अब जब गौ हत्या रोकने की बात होती है, ऐसे लगता है तो हिंदूवादी विचार है, ये तो हिंदू चाहते हैं गौ हत्या रुक जाए। भैया, गौ हत्या रोकना ये संतों का काम नहीं है। गौ हत्या, गाय बचे, गाय का संरक्षण हो, ये संत समाज का काम नहीं, केवल हिंदू का काम नहीं है, ये तो संविधान की शपथ लेने वालों का कार्य है। इसलिए आज मैं आपसे गुरुदेव कह रहा हूं, जरा संत समाज में चर्चा करिए। आप संविधान के 3 आर्टिकल को लागू करने की मांग करिए। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी होनी चाहिए। संविधान का आर्टिकल 48 कहता है गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। और संविधान का आर्टिकल 49 कहता है जो हमारे मठ मंदिर तोड़े गए थे वो रिस्टोर होने चाहिए। तो आप संत समाज को केवल एक विषय को लेके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कोई ऐसी मांग कर रहे हैं जो कहीं मंगल ग्रह से बात निकल के आई है। ये संविधान की मांग है। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार भारत में हो रहा है, 1 लाख करोड़ का। दुनिया में सबसे ज्यादा नशेड़ी भारत में हो चुके हैं, 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। आपके इंदौर में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं बताना। कहते हैं ये धर्म नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, और आपके इंदौर में कॉलेजेस में ऑनलाइन ड्रग सप्लाई हो रही है। ऐसा कौन सा नशा है जो व्हाट्सएप पे ऑर्डर करके घर नहीं पहुंच रहा? और अब तो बाकायदा मोबाइल ऐप बन गए, जैसे आपके स्विगी है और भी क्या क्या ऐप है ना, खाना वो भोजन देने वाले, नाश्ता देने वाले, ऐसे ऐप बन चुके हैं जिसपे आप, उसपे कोड बना हुआ है कि गांजा का मतलब पिज्जा, चरस का मतलब समोसा। वो बाकायदा कोड बने हुए, ऑर्डर करो वो गांजा, वो पिज्जा, वो समोसा, वो टिक्की, चट, ये आ तो रहा है घर में पिज्जा। पिज्जा के साथ एक पुड़िया अलग से आ रही है, माता पिता को लग रहा है कि पिज्जा के साथ ये मसाला आया हुआ है। अरे मसाला नहीं है, वो पिज्जा के साथ गांजा आया हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। जब आपके घर पे नशा पहुंचने लग जाए तो फिर अपने बच्चों को कैसे बचाओगे, कैसे समझाओगे आप? अगर आपके कॉलेज में नशा पहुंच रहा है, आपके घर पे आपके नशा पहुंच रहा है, तो माता पिता क्या कर लेंगे? माता पिता ज्यादा करेंगे तो या तो माता पिता मरेंगे या बच्चा मरेगा। दिल्ली में 22 साल का लड़का ड्रग एडिक्ट हो गया, माता पिता ने समझाया, रात को माता पिता और अपनी बहन को मार दिया। हरियाणा में एक ड्रग एडिक्ट हो गया, इंजीनियरिंग कर रहा था, समझाया, मार दिया। भारत में साल में 2 लाख लोग अकाल मौत मर रहे हैं इस नशे के कारण। नशेड़ी खुद भी मर रहे हैं, माता पिता को भी मार रहे हैं। नशेड़ी गाड़ियों से कुचल कुचल के मार रहे हैं। नशेड़ी 2-2 साल की बच्चियों का बलात्कार करके गला घोंट रहे हैं। कौन बचाएगा इनको? आखिर सिंगापुर में नशा क्यों नहीं है? दुनिया के कई देश हैं जहां नशे का नामो निशान नहीं है, भारत में नशा बिक रहा है।
समाज जाग के क्या करेगा? समाज को पता है नशा नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं अश्लीलता फुहड़ता का हम खिलाफ है, लेकिन मेरे घर में अश्लीलता फुहड़ता मोबाइल में पहुंचा हुआ है। हम तो चाह रहे हैं कि नशा नहीं होना चाहिए, लेकिन सिस्टम ऐसा हो चुका है कि बच्चा तो मेरा कॉलेज जाएगा ना, मेरा बच्चा तो यूनिवर्सिटी जाएगा। अगर एक वहां एडिक्ट है तो दूसरों को एडिक्ट करेगा। नोएडा का बड़ा फेमस कॉलेज है, वहां पे इकलौती लड़की है, नोएडा में बहुत फेमस कॉलेज है, नाम नहीं लूंगा, खामखा उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बड़ा फेमस कॉलेज है, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ नोएडा डाल लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज है। इकलौती लड़की आई थी एमबीए करने और ड्रग पेडलर के कांटेक्ट में पता नहीं कैसे आ गई। कोई पार्टी वार्टी थी, उसको थोड़ा सा सुंघा दिया, उसको मजा आ गया, उसको थोड़ा देना और शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसी के जरिए पूरे कॉलेज में बिचवाना शुरू कर दिया। इकलौती बेटी, बेटा था नहीं, माता पिता ने बड़े अरमान से एमबीए कराने के लिए भेजा था, सोच रहे थे एमबीए कर लूंगा शादी करूंगा। माता पिता दामाद ढूंढ रहे थे, अब माता पिता वकील ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्रग स्मगलर कांटेक्ट में आई, एक दिन पकड़ी गई, वो जेल गई है। जो माता पिता दामाद ढूंढ रहे थे, अब माता पिता अच्छा वकील ढूंढ रहे हैं, किसकी जमानत हो जाए। एक परिवार बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? एक जनरेशन पूरी बर्बाद हो गई। ये ड्रग के कारण साल में 2 लाख लोग अकाल मौत मर रहे हैं। ये नशे के कारण लाखों माता पिता परेशान हैं। लाखों माता पिता तो आत्महत्या कर चुके हैं नशेड़ी बच्चों के कारण। लाखों बहन बेटियां आत्महत्या कर चुकी हैं नशेड़ी पतियों से परेशान होकर। लाखों बच्चे घर छोड़ के भाग चुके हैं नशेड़ी बाप से परेशान होकर कारण। और फिर भी नशे के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। जानते क्यों नहीं बात हो रही है? क्योंकि नशे के कारोबारी, उसमें एक मालिक तो फिक्स होता है, उसके पार्टनर बदलते रहते हैं। जो ड्रग कारोबार करते हैं उसका असली कारोबारी तो जो होता है वो होता है, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है वैसे उसके पार्टनर बदल जाते हैं। जो सरकार आएगी उसी में 2-3 मंत्रियों को अपना पार्टनर बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके यहां भी कोई मंत्री पार्टनर होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है। आखिर वो भोपाल में एक मछली परिवार पकड़ा गया, पता है ना, पता है, जो ड्रग का कारोबार करता था। क्या उसकी नागरिकता खत्म हुई? क्या उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? क्या उसको फांसी दे सकते हैं? क्या कुछ नहीं किया। 1000 करोड़ का नशे का कारोबार कर दिया, अगर उसकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर लिया तो फर्क क्या पड़ता भैया? क्या फर्क पड़ता? ऐसे विषयों पे अब लगता है मुझे हिंद रक्षक संगठन को आगे आना होगा। और इंदौर की जिम्मेदारी बहन जी संभाल रही है। मैं तो चाहता हूं इंदौर से एक 200 किलोमीटर की रस्सी पकड़ो और उसको घुमाओ चारों तरफ, और इंदौर के 200 किलोमीटर की एरिया में एकलव्य गौड़ की गाड़ी घूमते रहनी चाहिए। इंदौर की चिंता करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं 100 एकलव्य ढूंढ रहा हूं। मुझे संसद में 100 एकलव्य चाहिए। एक मिल गया। जो मैं चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, वो मैं अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे 100 एकलव्य की तलाश है। एक एकलव्य मेरे सामने बैठा हुआ है, इसलिए मैं अपनी मन की बात, अपनी आशाएं आपके सामने रख के जा रहा हूं। इंदौर के 200 किलोमीटर की एरिया में आपकी गाड़ी दौड़नी चाहिए। जो समस्याएं हैं, चाहे वो नशे की समस्या है, चाहे वो धर्मांतरण की समस्या है, वो घुसपैठ की समस्या है, जो भी समस्याएं हो रही हैं, मुझे लगता है अब आपको इंदौर के बाहर निकलना चाहिए। पिताजी भी खुश होंगे, समाज का भी भला होगा, और मुझे लगता है कि जो जिस सपने को रख के वो हिंद रक्षक संगठन की स्थापना करके गए थे, उसका भी, उनका जो सपना था वो भी पूरा हो पाएगा।